स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे यहां पर इस क्लास में 9 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए डेली न्यूज़पेपर बेस्ड जो करंट अफेयर होता है उस पर हम लोग प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे अपनी क्लास में चर्चा करते हैं। और ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध होता है। यहाँ पर देखा जाए न्यूज़पेपर बेस्ड इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स के फैक्ट्स होते हैं, साथ ही साथ जो मुख्य परीक्षा में यूज करने के लिए महत्वपूर्ण डाटा है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इस क्लास के अंतर्गत आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल जगत तथा पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो ये क्लास वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर उपलब्ध है। साथ ही साथ इस क्लास पीडीएफ, क्लास पीपीटी, टेस्ट इत्यादि आपको प्रोवाइड किया जाता है। और इसी के लिए हम लोगों ने मासिक पैकेज डिजाइन करके रखा है। जो मासिक पैकेज आप इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक करेंगे, वहां से आप इस मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली करंट अफेयर की प्रैक्टिस भी कराई जाती है, करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है। और सबसे खास बात यह है कि हमारा पूरा कंटेंट जो होता है बाइलिंगुअल होता है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं के जो विद्यार्थी हैं वो इस मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं और आसानी से करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी खबरें हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो आज के न्यूज़पेपर में रही है और आपकी परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। चलिए पहली खबर क्या है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया जो प्रगति प्रोजेक्ट है इसको। ठीक है, तो आपको प्रगति प्रोजेक्ट को याद रखना है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रगति पहल का शुभारंभ किया, जिसका लक्ष्य क्या है? 20,000 जो कृषि उद्यमी है इनको तैयार करना। साथ ही साथ इससे होगा क्या कि 20 लाख लघु एवं सीमांत किसानों की आय एवं उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और इसी उद्देश्य से देखा जाए जो प्रगति पहल है इसको लॉन्च किया गया, प्रगति प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? जरूर याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात की जाए तो यह योजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड सहित कई प्रमुख कृषि राज्यों में लागू होंगे। ठीक है, यहां पर देखा जाए पहल के तहत किसानों को मृदा परीक्षण, बाजार संपर्क, मशीन सेवाएं तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी तथा ड्रोन एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा भी दिया जाएगा। यानी कि जो प्रगति पहल है इसके तहत होगा क्या, जो किसान है उनका मृदा परीक्षण भी किया जाएगा, बाजार संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा, मशीनी सेवाएं उनको प्रदान की जाएगी, तकनीकी सहायता दी जाएगी, साथ ही साथ ड्रोन और डिजिटल प्रौद्योगिकियां जो है उनसे किसानों को जोड़ा भी जाएगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए योजना का लक्ष्य क्या है? किसानों की आय में न्यूनतम 30%, प्रमुख फसलों की उपज में 15 से 20% तक की वृद्धि तथा 20% किसानों को पुनर्योजी कृषि पद्धतियों से जोड़ना। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इस उद्देश्य को भी आप याद रख सकते हैं। यहां पर देखा जाए जो किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था, वो लक्ष्य देखा जाए 2022 तक रखा गया था, लेकिन अभी भी सरकार किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य बार बार दोहराती रहती है। ठीक है, तो किसानों की जो आय दोगुना करने का लक्ष्य है उन सब लक्ष्यों में आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं और पहल के अंतर्गत प्रोजेक्ट पहल को आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगली खबर क्या है? मिजोरम के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां निर्दिष्ट भंडार घोषित किया गया है। ठीक है, तो भारत का 21वां निर्दिष्ट भंडार किसे घोषित किया गया है? तो मिजोरम का जो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय इसे घोषित किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है, हेडिंग ही आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए पॉइंट्स क्या है देखते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत भारत का 21वां निर्दिष्ट भंडार अधिसूचित किया है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए आपके प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है कि 21वां निर्दिष्ट भंडार किसको घोषित किया गया। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर, जो जैव विविधता अधिनियम है, यानी कि जो बायोडायवर्सिटी एक्ट था वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष आया था। ठीक है, जैसे जो पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम है, या फिर देखा जाए जल संरक्षण अधिनियम है, या फिर वन संरक्षण अधिनियम है, ये सब अधिनियम अक्सर करके मैच द फॉलोइंग में आपसे परीक्षाओं पूछ लिए जाते हैं। तो जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था। और इसी के तहत देखा जाए तो मिजोरम विश्वविद्यालय में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत 21वां निर्दिष्ट भंडार अधिसूचित किया गया है। बात की जाए तो 19 जून 2026 की अधिसूचना से भारत बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट में जैव विविधता संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं जैविक नमूनों के सुरक्षित प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा। चर्चा की जाए, संग्रहालय वनस्पतियों, उभयचरों, सरीसृपों, मछलियों, पतंगों तथा नई प्रजातियों के टाइप नमूनों के संरक्षण और सुरक्षित भंडारण का कार्य करेगा। यहां पर देखा जाए तो यह पहल राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना 2024 से 2030। अब यहां पर यह भी आप याद रख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना है इसका टाइम पीरियड कब से कब तक का है? तो 2024 से 2030 के लिए इस रणनीति पहल को लागू किया गया है तथा कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता प्रारूप के लक्ष्य 4 के अनुरूप है ये। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
अगली खबर देखा जाए तो आईआईएम बेंगलुरु इंडोनेशिया में स्थापित करेगा अपना पहला विदेशी परिसर। यहां पर देखा जाए जो आईआईएम बेंगलुरु है ये अपना पहला ग्लोबल कैंपस कहां पर स्थापित करेगा, इंडोनेशिया में स्थापित करेगा। चर्चा की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु यानी कि आईआईएम बेंगलुरु जो है ये अपना पहला विदेशी परिसर इंडोनेशिया में स्थापित करेगा। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालिया इंडोनेशिया यात्रा पर थे और उसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया है, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। यह परिसर सिंघासारी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित होगा, जिसका उद्देश्य क्या है, भारत की उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण करना एवं आसियान क्षेत्र के साथ शैक्षिक सहयोग को और ज्यादा सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देखा जाए तो यह परिसर स्थापित किया जाएगा इंडोनेशिया में। बात की जाए तो परिसर में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु एवं सतत विकास के साथ साथ स्वास्थ्य प्रबंधन जैसे विषयों का अध्ययन भी कराया जाएगा। यहां पर देखें तो इस पहल को भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु यानी कि आईआईएम बेंगलुरु और पीटी इंटेलिजेंसिया ग्राहतामा के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ, उसी के तहत इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। दृष्टि दुनिया के पहले ऑफशोर उपग्रह से संपर्क टूट गया है। यहां पर देखा जाए ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप है गैलेक्सी एआई। ठीक है, गैलेक्सी एआई की दुनिया के पहले ऑफशोर उपग्रह दृष्टि से भूचुंबकीय सौर तूफान के बाद संपर्क टूट गया है। देखा जाए तो प्रारंभिक जांच के अनुसार सौर विकिरण के प्रभाव से उपग्रह की महत्वपूर्ण ऑन बोर्ड प्रणाली प्रभावित हुई, जिससे संचार जो था वो बाधित हो गया और इससे संपर्क पूरी तरीके से टूट गया। चर्चा करें तो दृष्टि मिशन का प्रक्षेपण 3 मई को स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 प्रक्षेपण यान से किया गया था और यह भारत का सबसे बड़े निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, जो दृष्टि है मिशन दृष्टि, यहां पर देखा जाए ये भारत का सबसे बड़ा निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था और इससे संपर्क टूट चुका है। बात की जाए तो उपग्रह में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपार्चर रडार सेंसर एकीकृत थे तथा यह पुनः संपर्क स्थापित करने का प्रयास अभी भी जारी है। संपर्क चूंकि टूट चुका है, लेकिन संपर्क किस प्रकार से साधा जा सकता है उसका प्रयास अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदेगा इंडोनेशिया। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो इंडोनेशिया है उसने अस्त्र और ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है भारत के साथ। चूंकि आप जानते हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रूस के सहयोग से विकसित किया गया था। ठीक है, जो रूस की मास्कोवा नदी है और भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसी ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था। यहां पर चर्चा करें, भारत और इंडोनेशिया के बीच में रक्षा सहयोग के तहत ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल की खरीद पर सहमति बनी है, जिससे इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के बाद ब्रह्मोस खरीदने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश बनेगा। ठीक है, अब यहां पर याद रखना है कि दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश कौन है जिसने ब्रह्मोस खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है। तो यहां पर देखा जाए वो तीसरा देश है इंडोनेशिया। इसके पूर्व कौन कौन से, तो फिलीपींस और वियतनाम। ठीक है, देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रोवो सुबियंतो की जकार्ता में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच में 14 समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। ठीक है, बात की जाए तो दोनों देशों ने रक्षा उद्योग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त उत्पादन, सांगवांग बंदरगाह के विकास सहित सामरिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। यह समझौता हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप जो भारत इंडोनेशिया रिलेशन है उससे भी रिलेट कर सकते हैं। ये आप पॉइंट्स आपके आईआर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और साथ ही साथ देखा जाए प्रीलिम्स के लिए भी, यूपीपीसीएस प्री के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, और ये पॉइंट तो आप याद ही रखिएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश कौन सा है जिसने ब्रह्मोस खरीदने के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है, यहां पर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से राष्ट्रपति प्रोवो सुबियंतो ने सम्मानित किया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बितांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है, किसे दिया गया है, पीएम मोदी को दिया गया। किसने प्रदान किया है, तो प्रोवो सुबियंतो ने प्रदान किया है। प्रोवो सुबियंतो देखा जाए तो इन्होंने एक बात कही कि जो इनका डीएनए है वो इंडियन डीएनए है, और साथ ही साथ में इन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी को कॉपी करता हूं। ठीक है, पीएम मोदी को पूरी तरीके से कॉपी करता हूं। तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छे वक्ता है, उसी प्रकार से देखा जाए तो प्रोवो सुबियंतो जी भी अपने देश में एक बहुत ही अच्छे वक्ता है, पीएम मोदी की तरह ही। ठीक है, चलिए देखते हैं
यह सम्मान भारत इंडोनेशिया के बीच में रणनीतिक साझेदारी, रक्षा, व्यापार, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को सुदृढ़ करने में योगदान हेतु प्रदान किया गया है। देखा जाए तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 35वां विदेशी नागरिक सम्मान है, जो वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता भी है। यानी कि पीएम मोदी को अब तक देखा जाए तो 35 प्रमुख वैश्विक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा। चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान भारत के 140 करोड़ नागरिकों को समर्पित करते हुए दोनों देशों की मित्रता, साझा मूल्यों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया भी था। ठीक, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हो जाता है कि जो बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इंडोनेशिया का, इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है। देश में 200 आईटीआई क्लस्टर में पीएम सेतु योजना की मंजूरी मिली है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्किल एंड अपग्रेडेशन ऑफ आईटीआई यानी कि जो पीएम सेतु है, इस योजना के तहत देश के 200 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्लस्टरों को लागू करने की मंजूरी प्रदान की है। देखा जाए तो गुजरात, उड़ीसा, तेलंगाना के 5 क्लस्टरों हेतु 1237.58 करोड़ रुपए की रणनीतिक निवेश योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। यहां पर बात करें तो योजना का उद्देश्य आईटीआई की आधुनिकीकरण करना, उद्योगों की भागीदारी को बढ़ावा देना, युवाओं को रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। बात करें तो केंद्रीय बजट 2026-27 जो था, यहां पर बात करें तो 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया था पीएम सेतु के लिए। ठीक है, और प्रत्येक क्लस्टर में एक हब आईटीआई और कई स्पोक आईटीआई विकसित किए जाएंगे। इसी के लिए देखा जाए केंद्रीय बजट में 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था। तो ये पीएम सेतु आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक चीज आप याद रखिएगा कि हमेशा जो बजट होता है ना, बजट में जितनी योजनाएं होती हैं, जिन योजनाओं का प्रावधान किया जाता है, आप यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू उठाकर देखिए। ठीक है, आप यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू उठाकर देखिए। अगर योजनाओं से संबंधित 4 सवाल पूछे गए हैं तो उन 4 सवालों में एक सवाल जो स्टैटिक जीके से संबंधित हो सकता है, योजनाओं से पूछा जाता है। एक सवाल आपसे पूछ लिया जाता है जो पीएम मोदी, जब से कार्यकाल पीएम मोदी का आया है तब से पूछ लिया जाता है। और लगभग 2 सवाल ऐसे होते हैं हर बार जो बजटीय प्रावधान में रहते हैं, जो नई योजनाएं होती हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो बजटीय प्रावधान वाली जो जितनी योजना है उनको आपको कंठस्थ करके रखना है, वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पुनर्गठन, ओम प्रकाश बने अध्यक्ष। यहां पर बात करते हैं, दिल्ली सरकार ने लगभग 3 वर्ष से रिक्त दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पुनर्गठन कर ओम प्रकाश व्यास को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक, तो यहां पर नियुक्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इनका नाम है ओम प्रकाश व्यास। बात की जाए तो आयोग में राहुल गौतम, कुंदन कंसकार, स्वाति गुप्ता और मोनिका शर्मा को सदस्य नियुक्त किया गया है। सभी नियुक्तियां पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी तथा इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। ठीक है, 3 वर्ष का कार्यकाल है। नियुक्तियां बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम 2008 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। ठीक है, यहां पर जो नियुक्तियां हैं, अब आपको याद रखना है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब का है, 2005 का है। चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है। आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। बात की जाए तो अहमदाबाद के प्रसिद्ध संगीत विद्वान आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 जो 2024-25 के लिए प्रदान किया गया है। यहां पर बात करें तो यह पुरस्कार संगीत नाट्य अकेडमी के द्वारा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत पुष्टि मार्ग हवेली संगीत परंपरा के संरक्षण और संवर्धन में योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो पुष्टि मार्ग हवेली संगीत परंपरा है, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, बात की जाए तो यह हवेली संगीत के पहले साधक हैं जिन्हें यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने ब्रिज, संस्कृत और चारणी सहित 7 भाषाओं में 20,000 से अधिक मौलिक रचनाएं तैयार की और 5 शताब्दियों पुरानी भक्ति संगीत परंपरा को नई पहचान दिलाई है। यानी कि जो 5 शताब्दी पुरानी संगीत परंपरा थी, उसको नई पहचान दिलाने के लिए हवेली संगीत के प्रगति उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा आचार्य श्री रणछोड़ लाल जी गोस्वामी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे चर्चा करें। कामराज बंदरगाह बना 18 मीटर परिचालन ड्राफ्ट वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह। अब यहां पर यह दूसरा प्रमुख बंदरगाह है, तो पहला बंदरगाह कौन था? पहला था विशाखापत्तनम बंदरगाह। बात करें तो कामराज
बंदरगाह, जिसको पूर्व में एन्नोर बंदरगाह के नाम से जानते थे, ये 18 मीटर परिचालन ड्राफ्ट तैयार करने वाला विशाखापत्तनम बंदरगाह के बाद देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। देखा जाए तो यह उपलब्धि 440 करोड़ की कैपिटल ड्रेजिंग फेज 4 परियोजना, फेज 6 परियोजना, ठीक है, कैपिटल ड्रेजिंग फेज 6 परियोजना के सफल समापन से प्राप्त हुई है, जिससे बंदरगाह की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यहां पर बात करें तो बंदरगाह पर अब 1,70,000 डेडवेट टन तक क्षमता पूर्ण भरे कैप्साइजर जहाजों का संचालन कर सकेगा, जिससे निर्यात आयात यानी कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है तथा व्यापार और लॉजिस्टिक्स दक्षता और ज्यादा बढ़ेगी। बात की जाए तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर स्थित यह बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह से लगभग 18 से 24 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित है। आगे चलते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 29 जारी किया गया है। यहां पर बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 29 जारी किया, जिसका उद्देश्य अगले 3 वर्षों में नशा मुक्त भारत, जिस प्रकार से आपकी परीक्षाओं में जो लक्ष्य होते हैं, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य होते हैं, उनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जैसे नक्सलवाद से मुक्त करने का जो लक्ष्य था वो मार्च 2026 था, ठीक है, भारत को नक्सलवाद से मुक्त करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो मार्च 2026 निर्धारित किया गया था। उसी प्रकार से देखा जाए जो नशा मुक्त भारत है, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया 2029 तक, ठीक है, और इसी के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 29 जारी किया गया है। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। चर्चा करें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नेतृत्व में 39 मंत्रालयों तथा राज्यों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पर 96 पृष्ठीय कार्य योजना लागू करेंगी। यहां पर चर्चा करें तो मार्च 2027 तक हवाई अड्डों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पैसेंजर प्रोफाइलिंग सिस्टम्स और सीमाओं पर फुल बॉडी ट्रैक स्कैनर स्थापित किए जाएंगे। 170 केंद्रीय वित्त पोषण उच्च संस्थानों में चरणबद्ध ड्रग स्क्रीनिंग तंत्र, स्टूडेंट वेलनेस प्रोग्राम तथा प्रतिबंधित दवाओं के QR कोड आधारित डिजिटल ट्रैकिंग भी लागू की जाएगी। और ये सब सारी बातें कहां पर की गई हैं? ये सारी बातें की गई है नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 29 में, जिसको जारी किया है अमित शाह ने, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। चीन में पहली बार फैक्ट्री में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की लाइव स्ट्रीम हुई है, ठीक है। चर्चा करें तो चीन ने एडजीबॉट कंपनी में पहली बार वास्तविक फैक्ट्री में कार्यरत ह्यूमनॉइड रोबोट्स की लाइव स्ट्रीम कर उनकी औद्योगिक क्षमता का प्रदर्शन किया। 8G2 ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने लगभग 64 घंटे में 64,828 कार्य पूरे किए और 17,625 टैबलेट की गुणवत्ता जांच 99.99% सटीकता से की है। यहां पर देखा जाए तो परीक्षण नानचांग स्थित लंगचियर टेक्नोलॉजी की उत्पादन इकाई में हुआ है, जहां रोबोट्स ने कर्मचारियों के साथ मिलकर निरीक्षण, छटाई और सामग्री परिवहन जैसे कार्य किए। विशेषज्ञों ने कहा कि बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोग से पहले स्वतंत्र परीक्षण, रखरखाव, लागत और परिचालन दक्षता का विस्तृत मूल्यांकन आवश्यक है। चूंकि आपने मूवी देखी होगी रोबोट, ठीक है, और रोबोट मूवी आपने देखी होगी, साथ ही साथ आई थिंक रजनीकांत की मूवी थी रोबोट, ठीक। तो उस मूवी में रजनीकांत की मूवी थी और उस मूवी में आपने पूरी तरीके से चिट्टी का रोल देखा था कि किस प्रकार से देखा जाए पहले वो अच्छा रोबोट रहता है और बाद में उसकी चिप चेंज कर दी जाती है तो बुरा रोबोट बन जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए जो विशेषज्ञ है उनका कहना है कि विस्तृत रूप में आप रोबोट्स का उपयोग करें, लेकिन उसके पहले जो नैतिक मूल्य है, नैतिक यहाँ पर दायित्व है, उन चीजों का परीक्षण जरूर कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर आज के जो क्लास है उसी क्लास पर आधारित कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रगति परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, प्रगति परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहां पर बात करते हैं जो कृषि मंत्रालय के द्वारा प्रगति परियोजना स्टार्ट की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 50 लाख किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी कह रहा है 20,000 कृषि उद्यमी तैयार कर 20 लाख लघु एवं सीमांत किसानों की आय बढ़ाना। सी कह रहा है सभी किसानों को मुफ्त ड्रोन उपलब्ध कराना। और डी कह रहा है कि केवल जैविक खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का कौन सा निर्दिष्ट भंडार घोषित किया गया है? 18वां निर्दिष्ट भंडार, 19वां निर्दिष्ट भंडार, 20वां निर्दिष्ट भंडार या फिर 21वां निर्दिष्ट भंडार? आगे चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश कौन बनेगा? मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया या सिंगापुर? क्वेश्चन नंबर 4 है पीएम सेतु योजना किस मंत्रालय के द्वारा लागू की जा रही है? जो पीएम सेतु योजना है किसके द्वारा लागू की जा रही है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा या फिर भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा? और यहां पर देखा जाए हमारा अंतिम प्रश्न है नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 29 किस उद्देश्य से जारी किया गया है?
ठीक है। नई पुलिस भर्ती नीति लागू करने के लिए, साइबर अपराध नियंत्रण के लिए, अगले 3 वर्षों में नशा मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, या फिर सीमा सुरक्षा बल के आधुनिकीकरण करने के लिए। ठीक, तो यहां पर आपसे 5 सवाल पूछे गए हैं और आज के न्यूज़पेपर में रहे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट थे, उन सब पर विस्तार से चर्चा भी की गई है। जितने पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सब पे चर्चा की गई। ठीक है, तो ये क्लास आप देखिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए और इसकी क्लास पीडीएफ और क्लास पीपीटी डाउनलोड करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। ठीक है, और महीने के एंड में आपको कंपाइल पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। टेस्ट आप हमारे ऐप से जाकर दे सकते हैं और इस कोर्स में एनरोल करने के लिए हमारे पिन कमेंट को जरूर चेक करिएगा और पिन कमेंट्स जो पिन कमेंट है, पिन कमेंट से आप पूरे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।